नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। कंजक्टिव वायरस नामक आंखों की बीमारी होने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर इस बीमारी से बचाव के निर्देश दे रहे हैं। आंखों का लाल होना व पानी आने की समस्या बढ़ गई है। यह बीमारी बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्गों में भी देखने को मिल रही है। इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, जो कि एक तरह का संक्रमण है। इस बीमारी के कारण शहर के शासकीय चिकित्सालय में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात तो यह है कि यह संक्रमण बच्चों को भी ग्रसित कर रहा है, जिसके कारण इन्हें स्कूल की छुट्टी बनानी पड़ रही है। शासकीय चिकित्सक डॉक्टर नीलेश चंदेल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि आंखों में लालिमा आना व आंसू आना इसके प्रमुख लक्षण है। जो भी इस बीमारी से ग्रसित है उसे सबसे पहले अपने टॉवेल, रुमाल और आंखों के ग्लास सेपरेट रखने चाहिए। किसी से संपर्क में न रहें। इसके साथ ही तत्काल डॉक्टर से सलाह ली जाए और घर पर ही रहें। इस समय आई फ्लू बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। हमारे पास कम से कम 10 से लेकर 12 मरीज पर डे ओपीडी में आ रहे हैं। इसमें जो पेशेंट को परेशानी आ रही है उसमें पेशेंट की दोनों आंखों में लालिमा आ जाती है, आंसू आते हैं, कीचड़ आता है और आजकल कंप्लेन हेडेक की भी वो लोग कर रहे हैं। इसमें बचाव के कारण यही है कि जिसको भी पर्सन को ये चीज़ होती है वो अपने घर पर रहें। घर पे रहने के बाद डॉक्टरी उचित सलाह लें। जो भी उनकी संपर्क की चीज़ें हैं जैसे कि टॉवेल, रुमाल या जो ग्लासेस वो यूज़ करते हैं उनको सेपरेटली रखें, किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। एवं लक्षण बढ़ने पर या लक्षण थोड़े से भी दिखाई देते हैं तो डॉक्टरों से लेकर इलाज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से लेकर इलाज उसको करवाएं, ड्रॉप्स वगैरह डालें। दिन भर में अभी तक कितने पेशेंट दे रहे हैं? अभी आपने देखा ही होगा बाहर काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, जो कि चश्मे लगाए हुए पेशेंट्स खड़े हुए हैं। 10 से 12 मरीज पर डे आ जाते हैं और शाम के समय 3 से लेकर 4 मरीज आ रहे हैं। इन्फेक्शन कितने दिन तक रहता है? ये 3 या 4 दिन तक पेशेंट को जनरली अभी रह रहा है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट उचित मिल पा रहा है तो वो ठीक हो जाता है। मैं डॉक्टर नीलेश चंदेल, जिला चिकित्सालय उज्जैन, नेत्र रोग विशेषज्ञ। अच्छा बताइए, अपनी आंखों में इन्फेक्शन चल रहा है, किस कारण चल रहा है? हाँ, ये एक टाइप का इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं डेली, 60 से 70 पेशेंट आ रहे हैं डेली। अगर फैमिली में किसी एक को भी हो तो सारे लोगों को फैल जा रहा है। बहुत सारे बच्चे स्कूल से भी आ रहे हैं, हॉस्टल से भी आ रहे हैं। इसका उपाय आप ये रख सकते हैं बचने का, जिनको भी इन्फेक्शन है उनको थोड़ा सा अलग कर दीजिए, डॉक्टर से दिखाकर उनको दवा दीजिए और हाथ साबुन से बार बार धोइए और अपना टॉवेल यूज कीजिए। जिनको इन्फेक्शन है उनके साथ बेड पे मत सोइए, उनको अलग सुलाइए। ये इस बीमारी के कितने दिन तक लक्षण रहेंगे? ये जनरली बरसात के दिनों में ज़्यादा होता है और ये फिर 2-3 में ठीक हो जाती है। ये आंखों में लाल होता है, पानी आता है, थोड़ा सा दर्द होता है और हाँ, आंखें चिपक जाती है। ये 1 सप्ताह मैक्सिमम रहता है, उसके बाद ये ठीक हो जाती है। आपके द्वारा कौन सी मेडिसिन दी जा रही है जिससे जल्दी ठीक हो? एंटीबायोटिक ड्रॉप है और पेन किलर दे रहे हैं हम लोग, जो यहाँ अवेलेबल है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राणा रंजीत हुआ, आई स्पेशलिस्ट हूँ। उज्जैन नगर निगम की टीम ने प्लास्टिक गोदाम पर छापा मारकर 60,000 किलो पॉलीथीन जब्त की। उज्जैन नगर निगम की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए एक प्लास्टिक गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान यहां से टीम द्वारा 60,000 किलो से अधिक अमानक पॉलीथीन जब्त की गई। नगर निगम द्वारा शहर में बिकने वाली अमानक पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम चलाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। 2 दिन पहले भी दौलतगंज क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से भी बड़ी मात्रा में अमानक पॉलीथीन जब्त की गई थी। इसी कड़ी में आज फिर नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए तोपखाना क्षेत्र के उपकेश्वर चौराहे के समीप स्थित प्रकाश प्लास्टिक के गोदाम पर छापा मारा। प्लास्टिक गोदाम पर तलाशी के दौरान यहां बोरे में भरकर रखी गई 6 टन से अधिक अमानक पॉलीथीन जब्त की गई, जिन्हें डंपर में डालकर नगर निगम पहुंचाया गया है। वहीं नगर निगम उपायुक्त संजेश गुप्ता ने बताया कि यहां से 60,000 किलो से अधिक अमानक स्तर की पॉलीथीन जब्त की गई है। सर, कंधार मोहल्ले में देखिए गोडाउन से बड़ी मात्रा में अमानक पॉलीथीन मिल रही है। लगभग कितनी मात्रा में पॉलीथीन है, क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी 2 से 3 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई नगर निगम के द्वारा रात में की गई थी। ये कार्रवाई भी सुबह से लगातार 6 बजे से सर्चिंग के पश्चात अभी हमने तुरंत की है। इसमें लगभग अभी 6 से 7 टन माल जो है, लगभग 7,000 किलो माल
अभी तक मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आकलन किया है। अब इसके पश्चात जो है अभी समय लगेगा कि इसके पास सामान और कितना है और कितने किलो बढ़ सकता है। लगभग अभी 7,000 किलो से कम माल तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। किसका गोडाउन है, किसके यहाँ पे? ये गोडाउन कोई प्रकाश प्लास्टिक करके है। अभी फौरी तौर पे जो हमें सूचना मिली थी उसके तहत हमने कार्रवाई की है और ये उपकेश्वर चौराया कंधार मोहल्ले के पास है। ये वहाँ कार्रवाई की है और हमारे कर्मचारी लगातार इसको अभी उठाने में लगे हुए हैं। मैं पुनः इस चीज़ के बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे आयुक्त महोदय का साफ इंस्ट्रक्शन है कि मध्य प्रदेश शासन और भारत शासन के द्वारा जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है वह पूरी तरह शहर पे बैन लगाया गया है। कृपया करके पुनः अनुरोध है कि कोई भी व्यापारी गण, कोई भी ट्रांसपोर्ट गण इसका ना तो संग्रहण करे, ना उपयोग करे, ना ही विक्रय करे। ये कार्रवाई निरंतर रहेगी और इसमें और अधिक सख्त कार्रवाई लगातार होती जाएगी। भोपाल से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चरक भवन का निरीक्षण किया, साथ ही स्टाफ की कमी को जल्द पूरा करने की बात की। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के संचालक, एडिशनल डायरेक्टर, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर ने जिला अस्पताल और चरक अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल ने ओपीडी, सीटी स्कैन, डायलिसिस और अन्य अस्पताल की सर्विसेज का बारीकी से जांच की। परीक्षण के बाद अधिकारियों ने सिविल सर्जन और सीएचएमओ के साथ मीटिंग भी की। हालांकि टीम ने अच्छी व्यवस्थाएं बताई है। दरअसल उज्जैन जिले के सबसे बड़े अस्पताल जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए भोपाल से अस्पताल प्रशासन का एक दल आया है, जिसमें अपर संचालक डॉक्टर पंकज जैन, एडिशनल डायरेक्टर प्रमोद पाठक और सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अजय खरे ने जिला अस्पताल के हर वार्ड, ओपीडी, सीटी स्कैन मशीन, डायलिसिस और अस्पताल की अन्य सर्विसेज की जानकारी सीएमएचओ और सिविल सर्जन से ली। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं अच्छी पाई जाने का दावा अधिकारियों ने किया है। वहीं मीटिंग लेकर सिस्टम को अपडेशन कर उसको टाइम पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल प्रशासन के एडिशनल डायरेक्टर प्रमोद पाठक ने बताया कि सीटी स्कैन की सर्विसेज निरंतर चल रही है। प्रतिदिन 20 डायलिसिस अस्पताल में किए जा रहे हैं, जिसका फ़ायदा मरीजों को मिल रहा है। अस्पताल की पूरी व्यवस्था सुचारू चल रही है। अस्पताल में महिलाओं को रेफर करने वाले मामले में डॉक्टर प्रमोद पाठक ने कहा कि जिले के अधिकारी इसकी बारीकी से जांच करेंगे और इसमें सुधार भी करेंगे। अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए महिलाओं को इंतज़ार करना होता है, इसके लिए डिमांड पर नई मशीन देने की बात की गई है। अस्पताल प्रशासन के एडिशनल डायरेक्टर से सीएचएमओ ने जिले में स्टाफ की कमी की बात कही, जिस पर उन्होंने जल्द ही स्टेट में संबंधित शाखा को कमी पूरी करने के लिए पत्र भेजा है। जल्द ही इसकी पूर्ति की जाएगी। वहीं उज्जैन जिले के जिला अस्पताल में कई सालों से चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं होने पर स्टेट में इस विषय को रखने की बात कही है। जैसे ही डॉक्टर मिलेंगे वैसे उज्जैन को चर्म रोग का डॉक्टर दिया जाएगा। हॉस्पिटल हमने बृहद रूप से देखा, हर जगह गए, ओपीडी गए, स्टोर, सीटी, डायलिसिस, वार्ड सर्विसेज, डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी ली। यहाँ की व्यवस्था हमने अच्छी पाई और कुछ जगह जो सिस्टम में कुछ अपडेशन था उसको बताया कि इसको टाइमली कर दें, जिससे पता चलता रहे। बाकी जो भी डाटा वगैरह हैं यहाँ के काम बहुत हो रहा है। डॉक्टर लोग सब सेवाभावी हैं। सीटी स्कैन की सर्विस रेगुलर चल रही है। डायलिसिस भी यहाँ प्रतिदिन लगभग 20 डायलिसिस हो रही है, मरीजों को लाभ पहुँच रहा है और वो जैसा चलना चाहिए गाइडलाइन के हिसाब से सही ढंग से चल रही है। इस जो शिकायत आई है, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो ज़िले के अधिकारी हैं, डॉक्टर पिप्पल हैं सीएमएचओ, सिविल सर्जन डॉक्टर वर्मा हैं, ये उसको देख के और इसके बारीकी में जाएं कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसको सुधार करें। अभी सिविल सर्जन साहब ने हमको स्टाफ पोजीशन दी है और बताया है कि हमको इन स्टाफ की कमी पड़ रही है, उसको हम ले जाएंगे, स्टेट में संबंधित शाखा को दे के रिकमेंड करेंगे और उम्मीद है कि उनकी पूर्ति की जाएगी। चर्म रोग क्या है कि पहले ऐसा अलग से विभाग नहीं हुआ करता था, कम डॉक्टर हैं उसके, मेडिसिन विभाग के अंतर्गत ही आता है, उसकी एक डॉक्टर ब्रांच है ये। तो चर्म रोग का पोस्ट तो है यहाँ पे, होगा ही, क्योंकि सेक्रेटरी में तो है, चर्म रोग भी होगा डरमा में। तो मैं इसको स्टेट में भी इस बात को रखूँगा कि अगर चर्म रोग का जो कोई चिकित्सक मिलते हैं तो उज्जैन में जिला अस्पताल में पदस्थ करें।
उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर वर्ग विशेष के ऑटो चालकों के द्वारा ई रिक्शा चालकों को सवारी नहीं लेने दी जा रही है। इनके समर्थन में हिंदूवादी संगठन सामने आए हैं। उज्जैन के रेलवे स्टेशन पर आए दिन विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। इस दौरान ऑटो चालकों से ई रिक्शा संचालक परेशान नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हिंदूवादी संगठन के नेता रुपेश ठाकुर ने ई रिक्शा संचालकों के साथ आरपीएफ थाने का घेराव किया और पीड़ितों की समस्याओं से अवगत कराया। रुपेश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष वर्ग के ऑटो संचालकों के द्वारा ई रिक्शा चालकों को अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही उन्हें रेलवे स्टेशन परिसर में सवारी बिठाने और व्यापार करने के दौरान अभद्र व्यवहार कराया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर आज जीआरपी और आरपीएफ थाने पुलिस ने अवगत कराया। साथ ही पुलिस ने भी ई रिक्शा चालकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं आए, अगर आती है तो शिकायत करें, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। माल गोदाम पे ऑटो वालों की भयानक दादागिरी और दादागिरी के साथ साथ होटल वासुलों से सांठ-गांठ। बाहर का दर्शनार्थी आता है, उसको कमीशन बेस पे यहाँ से वो ले जाते हैं। 40% कमीशन होटल वाले ऑटो वालों को देते हैं, मगर ऑटो वालों के साथ साथ जीआरपी पुलिस भी इसमें मिली हुई थी। तो अभी हम 2 स्टार साहब को लेके आए थे, उनको अवगत कराया और ई रिक्शा को वो लोग अंदर घुसने नहीं देते थे। तो ई रिक्शा सभी भाई बंधु मेरे से काफ़ी दिनों टच में थे, उनसे कहते कि हमको दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो आज आके हमने उनसे मुलाकात की, सभी ई रिक्शा वालों भाइयों को लेके हमने, और उनने आश्वासन दिया है कि अब ना कोई दादागिरी होएगी और ना कोई ऑटो वाला दिक्कत देगा। तो हमने कह दिया है साफ स्पष्ट शब्दों में, अगर वो दादागिरी करेंगे तो फिर हमको भी दादागिरी करना आती है फिर ताकत से। तो अभी तो उनने मामले को शांत कर दिया। और ई रिक्शा वाला जो अभी आपको पता है कि ई रिक्शा अधिकतर हिंदुओं के पास, और जो है यहाँ पे अधिकांश मुस्लिमों की है। तो मुस्लिमों के साथ मिलकर हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं और सभी ई रिक्शा वालों को उन्होंने परमिशन दे दी अंदर खड़ा करने के लिए। दाऊदी बोहरा समाज ने कमरे मार्ग और बोहरा बाखल क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस निकाला, साथ ही मस्जिद में पहुंचकर शहादत को याद किया। शहर के दाऊदी बोहरा समुदाय ने मुहर्रम के मौके पर शुक्रवार को मातम का जुलूस निकाला। कमरी मार्ग और बोहरा बाखल क्षेत्र से जुलूस के साथ मस्जिद जाकर इमाम हुसैन की शहादत की याद में छाती पीटकर मातम किया। यहाँ बोहरा समाज के सभी बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने रोज़ा रखा। वहीं मस्जिद में तकरीरों का दौर चलता रहा। दरअसल मुहर्रम की मातमी पर्व पर शहर में 10 दिन से बोहरा समाज के लोगों ने अपने कारोबार प्रतिष्ठान बंद रख रखे हैं। मुहर्रम पर शुक्रवार को हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मातम किया। जुलूस में पारंपरिक पहनावे में बोहरा समुदाय के लोग मजहबी झंडे लहरा रहे थे। मस्जिद में परिवार के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग, युवा, पुरुष और महिलाओं ने अपनी छाती पीट पीट कर शहादत का मातम किया। इस बीच मस्जिद में मौलाना ने तकरीरें पेश की। मुहर्रम पर मातम के लिए पूरा समाज मस्जिद में इकट्ठा हुआ। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अटूट रिश्ते के पर्व रक्षाबंधन के अवसर पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे पास स्टोन राखी, चूड़ा राखी, भैया भाभी की पैर राखी, बच्चों की टेडी राखी, फोम एवं जरी राखी, भगवान के फुंदे, डोरी पत्ते वाली बच्चों की घड़ियाँ, फ्रेंडशिप बेल्ट, चंदन राखियाँ, पर्ल राखी, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी पैटर्न सहित और ज्यादा वैरायटियाँ उपलब्ध हैं। रेट और क्वालिटी में मध्य प्रदेश का नंबर 1 काउंटर। सन 2002 से आपकी सेवा में उपलब्ध विश्वास का दूसरा नाम
ओम गुरु कृपा राखी भंडार, राखियों का होलसेल और रिटेल शोरूम। हमारा पता है 8 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। इस पर्व राखियां ले जाइए और अपने बंधन को और अटूट बनाइए। रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में इतनी वैरायटी कहीं भी एक ही काउंटर पर बताने पर 10,000 का नगद इनाम। एक बार अवश्य पधारें। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल ने चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी लेकर उन्हें तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उक्त जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल के द्वारा प्राधिकरण के विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली तथा समस्त निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए हैं। अपने विशेष रूप से मंगलनाथ पर चल रहे शिखर के निर्माण कार्यों में विशेष रुचि दिखाते हुए उसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपने महाकाल मंदिर में चल रहे निर्माण से संबंधित पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि आम श्रद्धालुओं को उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आपने सावन मास के चलते निर्माण कार्यों में विशेष ध्यान देने एवं श्रद्धालुओं को असुविधा न हो इस बात के लिए विशेष निर्देश दिए। आपने महानंदा नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एवं नानाखेड़ा C21 के पास के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधीक्षक यंत्री नीरज पांडे, कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार, राकेश गुप्ता, सहायक यंत्री संजय साध, प्रवीण दुबे, महेश गुप्ता, महेश चंद्र गुप्ता, RK त्रिपाठी, सुनील नागर आदि मौजूद रहे। अपर आयुक्त उज्जैन संभाग के नवीन निर्णय से सिंहस्थ क्षेत्र में बने कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। अभी हाल ही में अपर न्यायालय के आदेश से आगर रोड के ग्राम कमेड़ में सिंहस्थ की जमीन पर बने कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल को हटाने के लिए रास्ता साफ हो गया है। दरअसल आगर रोड के ग्राम कमेड़ की जमीन पर सिंहस्थ का मेला लगता है। इस कारण क्षेत्र की जमीन को मेले के लिए रिजर्व किया गया था। इस जमीन पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बाद भी ईसाई मिशनरी माउंट कॉर्मल सोसाइटी द्वारा संचालित कॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल का भवन इस जमीन पर बनाया गया और इसे स्कूल के रूप में संचालित किया जा रहा था। सामाजिक कार्यकर्ता दूलीचंद मारू ने इसको लेकर विभिन्न न्यायालय में वाद भी लगाए थे। इसके बाद हाई कोर्ट ने घटिया ADM न्यायालय को इसके ऊपर निर्णय लेने के लिए आदेशित किया था, मगर SDM न्यायालय के इस विषय से अपूर्ण आदेश जारी किए थे। इसके खिलाफ समाज सेवी दूलीचंद मारू ने वाद लगाया था। यहाँ से 30 जून को अपर आयुक्त ने सभी आदेश को अमान्य करते हुए नया आदेश दिया है, जिसमें निर्माण को अवैध बताया है। दूलीचंद मारू के अनुसार अब जिला प्रशासन को इस निर्माण को हटाना चाहिए। जो बात लगाया था, क्या निर्णय आया? CS क्षेत्र का वाद 8/9 से चल रहा, 2008-9 से पूर्व में सारे न्यायालय के आदेश कार्मल तोड़ने के हो गए थे। इनके द्वारा माननीय हाई कोर्ट में रिपिटिशन क्रमांक WP 6424/2014 में अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय ने संस्था को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घटिया को पुनः 2 माह में निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे माननीय हाई कोर्ट ने। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घटिया के द्वारा
नियम का पालन ना करते हुए संस्था से मोटी रकम लेकर उनके पक्ष में आदेश कर दिया, जबकि उनको कोई अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के पारित आदेश दिनांक 15/13/715/18/1994 दिनांक 2/4/1999 से सिंहस्थ मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है। किसी भी अधिकारी को परिपत्र का उल्लंघन करना नहीं किया जा सकता है। अनुज्ञा दिए जाने पर या अनुमति प्रदान करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसके बाद भी अधिकारियों ने संस्था से मिली भगत करके मोटी रकम लेकर उनके पक्ष में आदेश कर दिया। इस वजह से ये मामला सालों से लटका हुआ है। कहाँ से आदेश आया है? वर्तमान में अपर आयुक्त न्यायालय उज्जैन संभाग के द्वारा विधि अनुसार निर्णय लिया गया है। इस आदेश में सारी डिटेल है, पूरी डिटेल है कानूनी। क्या आदेश आया? इसमें आदेश आया है कि जो पूर्व में फर्जी आदेश किए गए थे वो सारे निरस्त हो गए हैं और तोड़ने का आदेश हुआ है। कब, क्या तारीख थी ये 30 तारीख को हुआ है। 30/6। यह माउंट कार्मल सोसाइटी सिंहस्थ मेला क्षेत्र में बिना डाइवर्शन के जो निर्माण हुआ अवैध, उसको तोड़ने का आदेश हुए हैं। आपका पूरा नाम? दुलीचंद मारूद, समाज सेवी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल उज्जैन आए और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे। नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। दरअसल श्रावण माह में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का दर्शन लेने के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था इस बड़े केंद्र में कई फिल्मी हस्तियां भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने आती रहती है। इस क्रम में गुरुवार को प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल महाकाल का दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने अपने मित्रों के साथ भगवान महाकाल के दर्शन कर नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। महाकाल मंदिर समिति ने लड्डू प्रसादी भेंट कर जुबिन का सम्मान किया। चाकूबाजी के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए आज पुलिस ढोल ताशों के साथ उनके घरों की नफ्ती करने पहुंची। अतिक्रमण मिलने पर मकान तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि 2 दिन पहले नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने गए एक युवक पर पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। नानाखेड़ा पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्राणघातक हमले का मामला दर्ज किया था। घटना के बाद से आरोपी फरार है। इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस इनके मकान तोड़ने की तैयारी में है। इसी को लेकर आज नीलगंगा पुलिस ने नगर निगम की टीम को साथ लेकर राजीव रत्न कॉलोनी में 2 बदमाशों के मकान की नफ्ती कराई। इससे पहले ढोल ताशे बजाकर मुनादी भी कराई गई। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने बताया कि नगर निगम की टीम आज 2 बदमाशों के मकानों की नफ्ती करने पहुंची थी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स मौजूद रहा है। अपराधियों के मकान चिन्हित किए गए हैं, ढोल बाजों के साथ गए हैं, क्या पूरा मामला? अभी एक दिन पूर्व क्या कहते हैं नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पे कुछ युवकों द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित की गई थी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से आज नगर निगम की टीम द्वारा उनके मकानों में अवैध अतिक्रमण को सर्वे कराया गया है और यदि उनमें अगर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा तो उनको शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा। सर, आज जो ये पूरी टीम ढोल धमाकों के साथ में पहुंची थी, क्या कुछ निरीक्षण में पाया गया? कुछ आरोपियों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए हुए सामने आ रहे हैं, किस तरह से निरीक्षण किया जाएगा और आगे क्या कार्रवाई की जाना है? इसमें जो भी कार्रवाई है अवैध अतिक्रमण के संबंध में नगर निगम अपने रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग को कार्रवाई करेगी और पुलिस उनकी सुरक्षार्थ वहाँ पे गई थी और पुलिस को जो भी सहायता लगेगी नगर निगम को वो उपलब्ध कराएगी। कितने आरोपी पकड़ा गए इस मामले में? अभी नानाखेड़ा में अपराध दर्ज है तो अभी ज्ञात हुआ कि इसमें अभी कुछ आरोपी पकड़ाए हैं। इसमें अभी स्पष्ट जानकारी थाना नाना से ही मिल पाएगी, है ना। ग्राम जीतन खेड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर बलाई महासंघ द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात रखी गई। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के गांव झीतरखेड़ी में 6 माह पहले गांव के ही ज्यादातर पाटीदार समाज के लोगों का दलित वर्ग से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस प्रशासन के अमले पर भी पथराव किया गया था। घटना के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया। दोनों मामलों में दलित समाज के लोगों के द्वारा पुलिस को नामजद शिकायत दर्ज कराई गई, परंतु पुलिस ने अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट दलित समाज ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नेतृत्व में तरणताल स्थित प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता की। उचित कार्यवाही की मांग की गई। खास बात तो यह है कि यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गांव में कोई भी यदि दलित समाज के मजदूर से मजदूरी करवाएगा
तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार का जुर्माना भी शुरू किया गया है। बताएं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या मांग है आप? उज्जैन विधानसभा का उज्जैन जिले का विधानसभा घटिया क्षेत्र में एक गांव है झीतरखेड़ी। यहाँ पर रहने वाला अनुसूचित जाति वर्ग जिन्होंने अपने स्वयं के व्यय से यहाँ पर भगवान बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसको लेकर 6 महीने पूर्व एक वर्ग संघर्ष हुआ था गांव में। तब से वहाँ के जो कुछ तथाकथित कट्टरपंथी दबंग लोगों ने हमारे अनुसूचित जाति वर्ग पर एक जुर्माना लगाया है कि हरिजनों को किसी ने भी मजदूरी पे यदि बुलाया तो उस पर 5,000 रुपये से लेके 21,000 रुपये तक का जुर्माना तय किया है, जो कई लोगों ने आपस में भरा भी है। तो ऐसी स्थिति को लेकर हमारा वर्ग जो है आसपास के गांवों में मजदूरी करने जाता है। उनकी कट्टरपंथीता और द्वेषता की सीमा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिन पहले उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया है। इस बात को लेकर आज यहाँ पर भलाई समाज आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। आगे क्या रुख रहेगा आपका? हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने गए थे, किंतु वहां पर तहसीलदार महोदय मिले, उनको हमने ज्ञापन दिया और यदि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम मध्य प्रदेश स्तरीय अज्ञात धाराओं में केस जबकि हमारे लोगों ने वहां पर नामजद कायमी कराई थी और पुलिस प्रशासन ने हमारा वाजिब सहयोग नहीं करा, जिसके कारण हम सबको आपके बीच में आना पड़ा और नामजद लोगों के नाम हमने आपको बताए। और कृपया हम सब आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि प्रशासन से आप आग्रह करें कि न्याय मिले, हरिजनों को न्याय मिले, दलितों को। हमारे साथ वैमनस्यतापूर्ण जो घृणापूर्वक जो व्यवहार हो रहा है यह समाप्त होना चाहिए, समरसता कायम होना चाहिए, संभाव कायम होना चाहिए। मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। उज्जैन नगर निगम द्वारा उद्यानों में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर किए जा रहे पौधारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 के जनता नगर में साहू धर्मशाला के पास स्थित महर्षि श्री परशुराम जी महाराज उद्यान में MIC सदस्य एवं वार्ड क्रमांक 6 पार्षद, प्रदेश सह संयोजक भाजपा, स्वयंसेवी संस्थाएं प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश, प्रांत अध्यक्ष भारत तिब्बत समन्वय संघ मालवा प्रांत शिवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह आज उज्जैन आए और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। महिला पहलवानों से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे सांसद और अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह आज उज्जैन आए और सीधे महाकाल मंदिर जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने नंदी मंडप से ही भगवान महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद सांसद बृजभूषण सिंह सर्किट हाउस पहुंचे, जहां मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका अभिनंदन पत्र भेंटकर स्वागत किया। यहां पर मीडिया के साथ बातचीत में सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा कि देश में खुशहाली बनी रहे ऐसी कामना बाबा महाकाल से की है। उन्होंने कहा कि आज भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तरक्की के पथ पर अग्रसर है और आज भारत को नरेंद्र मोदी जैसा नेता बहुत आवश्यक है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांसद बृजभूषण सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से आपका यश और वैभव और बढ़ेगा। देश में सुख बने, शांति बने, देश हमारा जो है विकास के पथ पर अग्रसर हो और विश्वास नहीं पड़ेगा। मैं कभी भी किसी देवता के पास जाता हूँ, मोहन जी बहुत दिन से इनकी इच्छा थी, अभी गोंडा गए थे, ये अयोध्या दर्शन किए थे हनुमान जी का और राम जन्मभूमि, तो उसी समय बातचीत चली थी और इन्होंने बुलाया और बाबा ने बुलाया, तो आज दर्शन करने के लिए एकमात्र आए हैं और देश में शांति बने और देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कुछ शक्तियां रोकना भी चाहती हैं, उनको रोकना भी चाहिए, लेकिन देश में मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत आवश्यकता है। और वो जब महाकाल आने पर जो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से निर्माण कार्य लगातार चल रहे हैं, हमारी पुरानी धरोहर, सांस्कृतिक पहचान जिस तरीके से चल रही है, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरत है देश को मोदी जी के नेतृत्व का। संख्या अखिल भारतीय अध्यक्ष और बहुत यशस्वी नेता, लोकप्रिय सांसद और जनाधार वाले नेता, जिनके कारण से यूपी में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक शक्ति बन के उभरी है। मैं उनका उज्जैन में बाबा महाकाल की धरती पे
स्वागत करता हूँ। सरकार का मंत्री होने के नाते से प्रदेश में स्वागत करता हूँ और बाबा महाकाल की कृपा से और उनका यश बढ़े, वैभव बढ़े, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है, मंगल कामना है। परमात्मा करे। आज तो बहुत कम समय के लिए आए हैं, अगली बार आए स्थायी रूप से तो बहुत सारी चीज़ें देखें भी सही। और उज्जैन के अंदर ये एक रात तो कम से कम गुजारें तो ये तीर्थ स्थान का जो आशीर्वाद भगवान का मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ और आगे बढ़े। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा 1 महीने का शिविर आयोजित किया जा रहा है। अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नानाखेड़ा में 1 महीने का हेपेटाइटिस चेकअप शिविर लगाया गया है। यह शिविर 28 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। यहाँ पर आप मात्र 500 रुपये में जांच और टीकाकरण करा सकते हैं। अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर दानिश ने हेपेटाइटिस के बारे में खास चर्चा में बताया कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता रखने और टीकाकरण पर जोर देना चाहिए। हेपेटाइटिस ए से लेकर ई तक दूषित खाने और शराब जैसे गैर संक्रामक कारणों के कारण लीवर में सूजन आ जाती है, जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। ये 5 तरह के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हर साल लाखों हेपेटाइटिस बी और सी से लोग शिकार होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दानिश अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में हम लोगों ने वर्ल्ड हेपेटाइटिस वीक लॉन्च किया है, जिसमें हम आपसे चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस और उसके रिलेटेड जो भी वायरसेस हैं उनके बारे में, और उनसे क्या होता है, उनसे कैसे प्रिवेंशन होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट क्या लेना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि हेपेटाइटिस एक्चुअली है क्या। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस के वायरसेस एक्चुअली होते क्या है। तो हेपेटाइटिस एक टर्म है जिसका मतलब होता है लीवर में किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन आना। लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो लीवर में सूजन आने को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस विभिन्न कारणों से होते हैं, और उन कारणों में अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट कारण की बात करें जो कि किसी कीड़े और किसी कीटाणु की वजह से हो, तो वो वायरस है, और इन वायरसों को नाम दिया जाता है हेपेटाइटिस वायरस। ये वायरस बहुत तरीके के होते हैं: हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस, ई वायरस और जी वायरस। तो हमने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, और आज हम चर्चा करेंगे बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वायरसेस के प्रकार होते हैं जो लीवर में इन्फ्लामेशन करते हैं और हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी एक वायरस है। ये अगर बॉडी में कभी आया किसी वजह से तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमें ये जानना है कि ये किन कारणों से हमारे बॉडी के अंदर आ पाते हैं। तो किसी भी तरह शरीर से कोई भी खून हो, कोई भी पानी रिश्ता हो, वो चीज़ें वायरस को बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। तो अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया है, अगर आपका इंजेक्शन लगा है आपको और वो वायरस, वो नीडल कंटेमिनेटेड है, इन्फेक्टेड है वायरस से, तो आपको वो वायरस होने की संभावना है। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस के बारे में, तो क्या होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई वायरसेस? ये वायरसेस के एक नाम है जो कि शरीर में, लीवर में डैमेज क्रिएट करते हैं और पीलिया उत्पन्न करते हैं। तो 2 वायरसेस एक साथ क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसका ये रीज़न है कि ये दोनों वायरसेस आमतौर पे एक जैसे कारणों से फैलते हैं, आमतौर पे एक दूसरे से बहुत डिफरेंट नहीं होते हैं बीमारी क्रिएट करने में। जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसलिए ये दोनों वायरसेस के साथ सारी चर्चा एक वीडियो में की जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करें कि ये हेपेटाइटिस ए वायरसेस जो है और ई वायरसेस वो किन कारणों से फैलता है। तो आप अक्सर सुनते होंगे कि बच्चों में पीलिया हो गया है, बच्चों को जॉन्डिस हो गया है, बहुत तेज़ी से बहुत बच्चे में जॉन्डिस हो रहा है। एक कानपुर का इंसिडेंस है, 1970-80 के दशक में बहुत सारे लोग जॉन्डिस से पीड़ित हो गए थे। तो ये जो एपिडेमिक के तौर पे जॉन्डिस हो रही है, बच्चों में जॉन्डिस हो रही है, कुछ जॉन्डिस होती है अपने आप ठीक हो जाती है, ये सारी जो जॉन्डिस होती है वो हेपेटाइटिस ए और ई से रिलेटेड जॉन्डिस होती है। तो ये जो जॉन्डिस होती है ये नॉर्मली होने का कारण होता है खान पान, पानी जो कि इन्फेक्टेड है। अगर कोई वाटर सप्लाई इन्फेक्टेड है, खाना इन्फेक्टेड है वायरसेस से, तो ये वायरसेस एक दूसरे से फैलते हैं। इसको फैलने का जो मेडिकल टर्म कहते हैं उसको कहते हैं फीकल ओरल रूट।
मीन्स कि जो शरीर से सिक्रीशन निकल रहा है वो किसी तरह वो कंटेमिनेट हो जाए, चाहे वो खान पान जैसे पेड़ पौधों से कंटेमिनेट हो जाए, किसी खाने की चीज़ों से कंटेमिनेट इन्फेक्टेड हो जाए, या हाथ में इन्फेक्शन लगा हुआ है, तो ये सब कारणों से क्या होता है, आप वायरस को बॉडी में ले लेते हो और वो वायरस बॉडी में जाके लीवर को डैमेज। महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने से रोकने पर नाराज महिलाओं ने महाकालेश्वर मंदिर में धरना दिया। यह महिलाएं अधिक मास के महीने के चलते 84 महादेव और 9 नारायण की यात्रा पूर्ण करने पहुंची थी। यात्रा के रूप में रामघाट से महाकाल मंदिर पर पहुंची महिलाएं माया राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में बाबा महाकाल का जलाभिषेक करना चाहती थी, मगर महाकाल मंदिर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। जलाभिषेक पर रोक लगाए जाने पर गुस्साई महिलाएं धरने पर बैठ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। माया त्रिवेदी का कहना था कि बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री के परिवार को गर्भगृह में जाने दिया जाता है, अन्य बीजेपी नेताओं की कावड़ यात्रा को परमिशन दी जाती है, मगर राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते महिलाओं को परमिशन नहीं दी। इसलिए हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हम बाबा महाकाल के चरणों में आकर के बैठे हैं कि बाबा महाकाल, हम लोग उज्जैन के वासी हैं, हम जल चढ़ाना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा से हम लोग आए थे, आपके लिए शुक्ला जी का जल लेकर के आए थे, लेकिन प्रशासक महोदय, कलेक्टर महोदय का सरकारी फरमान कि आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन भोपाल से मुख्यमंत्री आएंगे, उनका परिवार आएगा, वो पूजन करेंगे, उनके परिचित आएंगे, पूजन करेंगे। गोलू शुक्ला जी कांवड़ लेकर के आएंगे इंदौर से, वो पूजन करेंगे गर्भगृह में जाकर के, लेकिन शायद उज्जैन वासी इतने मतलब उनके हिसाब से निकृष्ट हो गए हैं कि उन्हें जल भी नहीं चढ़ाने दे रहे। हम कलेक्टर और प्रशासक दोनों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और लानत भेजते हैं उन लोगों पर कि वो ऐसी जगह के प्रशासक और अधिकारी बन करके आए, उनसे हाथ जोड़ते हैं बाबा महाकाल से कैसे दुष्टों को भगाओ यहाँ से, जो व्यवस्थाएं नहीं बना सकते, या तो सबके लिए एक जैसी व्यवस्था बनाओ, नहीं तो गर्भगृह में कोई भी नहीं जाएगा। और अभी तक गए हैं, इसलिए हम भी जाएंगे, हम सब जाएंगे। ग्राम असलाना में खेत पर मजदूरी कर रही 4 लड़कियों पर बिजली गिर गई, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उज्जैन में शुक्रवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। ऐसे में थाना चिंतामण क्षेत्र में बिजली गिरने का मामला सामने आया है। दरअसल घटना गांव असलाना की बताई जा रही है। यहां 4 लड़कियां मजदूरी करने गई थी, तभी अचानक उन पर बिजली गिर गई। अनीता और ज्योति नामक लड़कियां सुरक्षित है, परंतु 17 वर्षीय निकिता परमार की मौत हो गई है। वहीं मामले में 26 वर्षीय राधा राठौर गंभीर रूप से घायल है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उपचार जारी है। मामले में थाना चिंतामण पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये मैं बमोरिया सरपंच हूँ और मेरे पास के गांव है असलाना। वहाँ पे करीबन 12:30 बजे एक आकाशीय बिजली गिरी थी। उसमें 4-5 महिलाएं खेत में मजदूरी करने गई थी और पानी आने के कारण किसान ने छुट्टी दे दी इनको, और इसलिए ये रास्ते में पैदल पैदल पगडंडी आ रही थी। उस समय बिजली गिरी और इसमें एक जो युवती हैं निकिता की मृत्यु हो चुकी है। अभी ये कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है। आर्थिक सहायता जो राज्य सरकार देती है उसमें इनको आर्थिक सहायता 4 लाख रुपए दिए जाए और परिवार को कम से कम मदद मिल पाए। और ये प्राकृतिक घटना है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। इसमें तो एक महिला बढ़ती है और बाकी जो हल्की फुल्की जो इंजर्ड हुई थी महिला, वो गांव पे प्राथमिक उपचार करके उनको जो छुट्टी कर दी है। नारायण राठौर गांव असलाना रहता हूँ। पानी के छींटे बूंदाबांदी होने लग गई थी, तो ये बोले कि हम पानी ज़ोर से आएगा तो हम घर पे चले जाते हैं। तो ये बीच रास्ते में आते आते पानी ज़्यादा गिरने लग गया, तो गांव के नज़दीक आ गई थी, तो अचानक ज़ोर से एकदम आवाज़ हुई। मैं 200 फीट दूर था, 200 मीटर करीबन। तो मेरे को एकदम अचंभा लगा, क्या हुआ है एकदम। तो मैं भी धीरे धीरे चलने लगा। फिर मैंने एक घर है वहाँ पे आके देखा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे गांव। तो फिर मैं भी वहाँ से भागा एकदम। इतने में फिर एक गांव के पटेल साहब ने ट्रैक्टर लाए वो गांव में से, और इनको बिठा के ले गए मुंड। क्या हुआ था वहाँ पे बेहोश हो गई थी दोनों नहीं बोल पा रही थी। और वो दोनों वो उनको भी उठा के लाया। और क्या नाम है दोनों का? एक का निकिता और एक का राधा, और दोनों वो भी
थोड़ी बहुत चोट आई है पर इतनी नहीं है। एक तो एडमिट है, बता। एक एडमिट है राधा भाई राव। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।